सच एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, और उसके बाद लिक्विफेक्शन है। तो इसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चले तो पहले पहले हम करते हैं कि व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, this topic is not included in the PMC syllabus, still इसको थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, ये क्या होता है? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन सिंपल है, द प्रेशर exerted by individual gas in mixture of gases, in mixture of gases. What is partial pressure? के भाई हमारे पास दो तीन गैसेस हैं, लेट सपोज हमारे पास जो है एक ये कंटेनर है, एक ये था, हमने इन दोनों को ऐड किया, उसके बाद ये बना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हीलियम गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो भाई इसका जो इंडिविजुअल प्रेशर था वो था 2 atm, इसका जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो है 1 atm, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है? 2 atm, इसका कितना है? 1 atm, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद भाई क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम मिक्स हो गए। तो ये जो प्रेशर जो मिक्सचर का होगा, मिक्सचर जो होगा वो कितना होगा? 2 + 3 = 5 atm। अकेली हीलियम गैस का जो प्रेशर है वो 2 atm, अकेले हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm, 2 + 1 कितना होगा? 3 atm, सॉरी 3 atm जो है टोटल मिक्सचर का प्रेशर होगा, 3 atm, ठीक है। अब इस मिक्सचर में दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरी कौन सी है? हीलियम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अकेला प्रेशर 1 था, हीलियम का अकेले का प्रेशर कितना था? 2 था, ठीक है। तो इस मिक्सचर में, यानी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो 3 atm है। इस 3 atm में प्रेशर कहां से आया है? प्रेशर आया है 2 + 1 से। तो 2 atm किसका प्रेशर है भाई? 2 atm किसका प्रेशर है? इस मिक्सचर में 2 atm हीलियम का है। तो व्हाट वी से हम ये कहेंगे कि 2 atm इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, 2 atm इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम एंड 1 atm इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, पहली बात लॉ किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने 1801 में। स्टेटमेंट क्या है लॉ की? द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ नॉन रिएक्टिंग, एक चीज कोड वर्ड लगता है यहाँ पे, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैस, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ gases is the sum of partial pressures of all gases, partial pressures of all gases। दो तीन कीवर्ड्स हैं, उसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। पहली बात कि गैसेस का जो मिक्सचर होना चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, गैस मिक्सचर में एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। फिर दूसरी बात क्या है कि उनका जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना? 3 atm। तो 3 atm कहां से आया? कि हमने दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर का क्या लिया? सम लिया, दोनों को ऐड किया।
दोनों को 2+1 ऐड करने के बाद मिक्सचर का प्रेशर जनरेट हुआ, यही इसकी स्टेटमेंट है। यानी इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल कह लें या पी मिक्सचर कह लें, किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन अदर गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी अदर गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ इनफिनिटी गैस। और जितनी भी गैसेज होंगी सबसे पार्शियल प्रेशर को आप ऐड करते जाएंगे। तो मैथमेटिकली आप पार्शियल प्रेशर फाइंड कैसे करेंगे कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू एन गैस, उस गैस के आपके पास मोल्स हो, एन टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स हो, इनटू टी टोटल आपके पास मिक्सचर का टोटल प्रेशर हो। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उस गैस के जिसका पार्शियल प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी मिक्सचर में जितनी भी गैसेज हैं उन सबका आपके पास मास मोल्स हैं और टोटल प्रेशर है आपके पास, ठीक है, तो आप पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दूसरा फार्मूला क्या है? अब ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल टू होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के, इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन। तो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वल टू हो जाएगा एक्स गैस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल, इनटू व्हाट? पी टोटल के अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन है तो आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? Mole fraction is the ratio of moles of one component, moles of one component to the total number of moles of all components। कि भाई हमारे पास अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर में भैया कम से कम कितने कंपोनेंट होंगे? 2 होंगे। कम से कम मिक्सचर में कितने कंपोनेंट होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो मान लें कि आपके पास अल्कोहल प्लस ईथर का मिक्सचर है। आपके पास 2 लिक्विड हैं, एक अल्कोहल है दूसरा ईथर है। तो अल्कोहल के जो मोल हैं 2 मोल हैं मिक्सचर में, ईथर के मोल जो हैं वो 3 मोल हैं, ठीक है। तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे मालूम करेंगे? तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय x, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल होगा कि अल्कोहल के अपने मोल 2 हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी मिक्सचर के मोल्स 2 + 3, यानी अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? 2/5 होगा, 2/5 होगा। सिमिलरली ईथर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? ईथर का होगा 3/5, सही है, 3/5 होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आप गैसेज और लिक्विड में बेटा आप सबके मालूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन वही रहेगी, मिक्सचर लिक्विड का हो, गैसेज का हो, सॉलिड का, किसका भी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, the mole fraction of any individual component, कि हमेशा एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1, के हमेशा जो एक कंपोनेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 से कम होगा। अब सबके मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। The sum of mole fractions of all components is equal to 1. Of all components is equal to 1. कि एक का कंपोनेंट देखिए 2/5 इज लेस देन 1, ठीक है। तो दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1 होगा। ऐड करें भाई, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है? एक है 2/5, दूसरा क्या है 3/5। एलसीएम लेंगे क्या आएगी? 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम, तो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5/5, 5 को खा गया 1 आएगा,
तो सबका जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर होगा और किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगेन बता दूं ये टॉपिक हमारी पीएमडीसी में है नहीं, फिर भी ये आपको आनी चाहिए, तो मे बी इसमें एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? चलें आगे, क्लियर। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है जो हम डायरेक्ट बुक से कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। अब ये देखें ये कि भाई 500 तार किसका है? ऑक्सीजन का। 700 तार नाइट्रोजन का। तो मिक्सचर का कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे 500 प्लस 700 1200 होगा। ठीक है, तो ये भाई इक्वेशन हो गई। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की वो 2 है, 3 है बल्कि। ठीक है, अब ऐसी गैसेज जो वाटर के सरफेस पे कलेक्ट होती हैं, ठीक है, अब ये देखें हमने क्या किया कि गैस को हीट किया, वो गैस बबल्स आउट हो रही है पर वाटर के ऊपर कलेक्ट हो रही है। तो इसमें इस बॉटल में जो है 2 चीजें होंगी, एक ड्राई गैस होगी और ड्राई गैस के साथ साथ क्या होंगे? वाटर वेपर्स होंगे। तो इसमें 2 चीजें होंगी, ड्राई गैस भी होगी और वाटर वेपर्स भी होंगे, 2 चीजें होंगी। तो ये गैस जो है ये क्या होगी? ये गैस जो है ये वेट होगी या मॉइस्ट होगी। तो जो मॉइस्ट गैस है मॉइस्ट गैस, यानी यहाँ पे जो गैस हमें ऑब्टेन होगी इस जार में, गैस जार में, वो ड्राई नहीं होगी, उसके साथ क्या होंगे? वाटर के वेपर्स होंगे। ठीक है, तो अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि P मॉइस्ट बराबर होगा P ड्राई, यानी टोटल प्रेशर बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर, क्योंकि मॉइस्ट यानी मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा कि P ड्राई गैस प्लस P वाटर वेपर्स प्लस P वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर के वेपर का प्रेशर दोनों ऐड होंगे। तो P ड्राई किसके बराबर होगा? P ड्राई बराबर होगा किसके? P वेट और मॉइस्ट कह लें और आप मिक्सचर कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, माइनस क्या होगा? P वाटर वेपर्स। P वाटर वेपर्स के वाटर के वेपर्स का प्रेशर निकाल दें किससे? मॉइस्ट गैस से, तो बाकी किसका प्रेशर रह जाएगा? ड्राई गैस का। ठीक है, अब वाटर वेपर के प्रेशर को अदर वर्ड में इसके लिए और वर्ड भी यूज करते हैं, एंड व्हाट इज द वर्ड? दैट इज एक्वस टेंशन। The pressure of water vapors is also called aqueous tension. Pressure of water vapors is also called aqueous tension. तो हम ड्राई गैसेस के, हम किसी भी गैस का जो वाटर वेपर के ऊपर कलेक्ट होती है उस गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं अगर हमें टेम्परेचर गिवन हो, रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हुआ था। हर टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है, तो उस टेम्परेचर के हिसाब से हम मॉइस्चर से या मॉइस्ट गैस से वो वाटर वेपर का प्रेशर निकालेंगे, तो रिमेनिंग प्रेशर ड्राई गैस का होगा। अच्छा, दूसरा है कि इसको वापस आते हैं, एक और एप्लीकेशन है इसकी कि भाई जो डीप सी ड्राइवर्स हैं, जो समंदर में जाके जो है गोते लगाते हैं, डुबकियां लगाते हैं, कोई चीज साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्क्यूबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 96% जो है वो हीलियम होती है एंड जस्ट 4% ऑक्सीजन। इन दोनों गैसेस का मिक्सचर यूज करते हैं किसमें? सांस लेने में। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे किसमें? सांस लेने में। इसको स्क्यूबा कहते हैं, किसकी ये एप्लीकेशन है। और एक और एप्लीकेशन है कि भाई हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर जो है, हवा के अंदर जो है वो 159 टार है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एयर जो है वो 159 टार है। और लंग्स के अंदर कितना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स के अंदर है 116 टार। तो भाई ऑक्सीजन को कहां फ्लो होना चाहिए? गैस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज ज्यादा किधर है, प्रेशर ज्यादा किधर है? एयर में। तो गैस को कहां जाना चाहिए? फ्रॉम एयर टू लंग्स और लंग्स टू एयर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? एयर टू लंग्स या लंग्स टू एयर? क्या होना चाहिए?
एयर टू लंग्स, क्योंकि एयर में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। फॉर द सेम रीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स के, लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड के वो ज्यादा है किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो साइमल्टेनियसली ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से खुद ब खुद कहाँ आएगी, बाहर आएगी, क्योंकि बाहर उसका प्रेशर क्या है, कम है। बाहर उसका प्रेशर क्या है, कम है। तो इस 3 एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम बेटा? पहली कि हम ड्राई गैसेस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरी डीप सी ड्राइवर जो है वो खाली ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते, हम मिक्सचर यूज करते हैं स्क्यूबा जिसको बोलते हैं, जिसमें 96% हीलियम और 4% ऑक्सीजन होता है। तीसरी एप्लीकेशन ये है कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो सी लेवल पे लंग्स में खुद ब खुद आती है। अब जब आप जितना ऊपर उड़ेंगे, अब जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, अब जितना भी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाएगा। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का भी कम होता जाएगा। तो ऑक्सीजन का प्रेशर जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है, तो एयर जो है वो लंग्स में जाना उसका मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जितना प्रेशर बाहर ज्यादा होगा तो हम इजीली सांस ले पाएंगे। अब जितना आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, तो सांस लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है बेटा, चलिए इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद एक और लॉ कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो भैया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? पहली बात कि 2 चीजें होती हैं, एक डिफ्यूजन होता है, एक इफ्यूजन होता है। इसकी आपको यहाँ पे देखें कि गैस जो है, जैसे ही हमने इसकी हटाई, ठीक है, इसमें क्या था, खाली एयर थी, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल थे, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये दीवार हटाई तो एयर और गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिक्स हो गए। ये डिफ्यूजन है कि इफ्यूजन है? कि भाई ये जो एक गैस थी वो एयर में मिक्स हो गई है, डिफ्यूजन है कि इफ्यूजन है? डिफ्यूजन है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि पार्टीशन जैसे ही हमने हटाई तो एयर और ये जो एयर इसमें जो थी वो एयर और वो जो गैस है वो आपस में क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन गैस into another gas, or one liquid into another liquid। एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो जाए, एक गैस एक लिक्विड में मिक्स हो जाए, या एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। यानी किसकी डिफिनेशन है, ये है डिफ्यूजन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पार्टीशन में एक छोटा सा पिन होल किया, ठीक है। अब पिन होल से जो है, एक जैसे ही हमने पार्टीशन हटाई तो दूसरी पार्टीशन थी उसमें पिन होल था, तो पिन होल से गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, 1 बाय 1 बाहर निकलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इफ्यूजन। इसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन। तो व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन इज द escaping of gas molecules, escaping of gas molecules 1 by 1। अब ये बुक लिखता है 1 by 1 तो नहीं होंगे, बल्क में निकलेंगे 1 by 1 थ्रू पिनी होल। एक छोटे से सुराख से गैस मॉलिक्यूल्स 1 by 1 निकलते जाएं तो इसको हम इफ्यूजन कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन। इफ्यूजन के कॉमन एग्जांपल, भाई आप बलून में एक छोटा सा सुराख हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल आए, या फिर टायर पंक्चर होता है जब, तो आहिस्ता आहिस्ता बस्ट जो होता है टायर वो डिफ्यूजन है, क्योंकि एकदम एयर और वो मिक्स हो गए, ठीक है। पर जब पंक्चर होता है तो पिन होल सुराख होता है, वहां से गैस निकल रही होती है। या हम जो गैस सिलेंडर घर में यूज करते हैं उसका पिन होल सुराख होता है, वहां से आहिस्ता आहिस्ता गैस क्या आती है, बाहर निकल आती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में आपको फर्क आ गया बेटा? Are you understanding what is the difference between diffusion and diffusion? Diffusion means कि एक गैस दूसरी गैस में thoroughly मिक्स हो जाए। Diffusion means कि हमने एक सिलेंडर में गैस रखी हुई है, हम उसमें उसको पिन होल से बाहर निकालें। यानी ऐसे नहीं है कि आपने ओपन एयर में
आपने क्या किया कि ओपन एरिया में यहाँ पे पुश करके स्प्रे लगा दिया, तो स्प्रे आपने ओपन एरिया में लगाया तो वो पूरी एयर में फैल जाएगा, ठीक है। अब जो जिस बॉटल से आपका पुश करके वो जो स्प्रे निकला था वो पिन होल सुराख से जहां से हम परफ्यूम लगाते हैं, वो उस वक्त तो डिफ्यूजन थी, जब वो बाहर आके फैल गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है, ला क्या कहता है, थॉमस ग्राम ने 2 मरतबा ये ला दिया था। तो फर्स्ट टाइम इन 1831 थॉमस ग्राम इंट्रोड्यूस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन the rate of diffusion or diffusion of gases and their density by maintaining the temperature and pressure, कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होता है, ठीक है। फिर 17 इयर्स के बाद मॉडिफाइड लॉ किया रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन विद मोलर मासेस, यानी डेंसिटी के साथ साथ पहले जो लॉ आया था वो डेंसिटी के बेस पे आया था, बाद में उसको मॉडिफाई किया गया किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है लॉ की कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मास, यानी इफ R is the rate of diffusion, if R is the rate of diffusion, ठीक है, it is inversely proportional to the square root of what density। R भाई कह रहा है कि इसको जब 17 ईयर के बाद मॉडिफाई करना पड़ा तो वो मॉडिफिकेशन जस्ट ये थी इन प्लेस ऑफ डेंसिटी क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, यानी 1831 या 18 जो है 48 से पहले सिर्फ ये रिलेशन था। अब 1848 और उसके बाद ये दोनों सही हैं, यानी डेंसिटी जो है उस पे भी ये लॉ वैलिड है और मॉलिक्यूलर मास पे भी वैलिड है, दोनों पे वैलिड है, ठीक है। उसके बाद इसकी चले इक्वेशंस क्या है वो कर लेते हैं। तो भाई पहली जो इक्वेशन है वो ये है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू रेडिकल D2 अपॉन D1, ठीक है। इसी से आप M2 अपॉन M1 कर सकते हैं, यानी आप इसकी दूसरा जो फॉर्म ये हो सकता है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू रेडिकल M2 ओवर M1। तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स में मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है तो ये रिलेशन ज्यादा यूज होता है, ठीक है बेटा। एक ये हो गया, फिर दूसरा होता है टाइम का। टाइम वाला रिलेशन इस तरह से है कि V1 ओवर T1 इंटू T2 अपॉन V2 इक्वल्स टू रेडिकल M2 ओवर M1। अब ये इक्वेशन जो है ये डिफ्यूजन टाइम मालूम करने के लिए होती है कि भाई एक गैस अगर एक पिन होल सुराख में निकलने से लिए इतने सेकंड लेती है तो फिर जो दूसरी हैवियर गैस होगी या दूसरी लाइटर गैस होगी वो उससे ज्यादा टाइम लेगी कि कम लेगी, वो हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। अगर इफ V1 इज इक्वल टू V2 यानी वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा कि वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन क्या रह जाएगी, फिर इक्वेशन रह जाएगी T2 ओवर T1 इज इक्वल टू रेडिकल M2 ओवर M1, ठीक है। तो फिर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इक्वेशन वाली कि अगर वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम क्या है सेम है तो फिर खाली टाइम ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप देखें, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम टेकन फॉर इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखें T2 M2 यहाँ पे क्या था कि R1 D1 से इनवर्सली, R2 D1 से इनवर्सली है, ठीक है। यहाँ पे T2 M2 से डायरेक्टली है, तो टाइम टेकन फॉर इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो इस तरह से ये बात समझ आ रही है, ये वाली बात कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब गैस कौन ज्यादा डिफ्यूज होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, कौन ज्यादा डिफ्यूज होगी जिसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। टाइम कौन ज्यादा लेगा, जो गैस हैवियर होगा,
जितनी गैस हेवियर होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको स्केप होने में, निकलने में। ये बात समझ रहे हैं बेटा? जल्दी बताएं जरा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? वो सर जरा चश्मा लगा के देखें, बिल्कुल सही है, डायरेक्टली T2 इज इक्वल टू M2 है। अगर ऐसा होता ना, ये था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा समझे बेटा, बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करें। ये इनवर्सली होता है, बिल्कुल सामने है तो वो डायरेक्टली होता है, तो T2 इसके डायरेक्टली है। ठीक है बेटा, ओके, बढ़े आगे चलें। तो बुक से इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि भाई अगर आपको, आपके पास दो गैसेस हैं, उनमें से दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन है, एक का मास या डेंसिटी मिली है, तो आप दूसरे का मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी मालूम कर सकते हैं उस गिवन रेट ऑफ डिफ्यूजन से। तो पहली बात क्या है कि डेंसिटीज एंड मोलर मासेस ऑफ डिफरेंट गैसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक गैसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिफ्यूजन इनटू एयर। कि भाई कि किसी भी पॉइजनस गैस का पॉइजनस इफेक्ट अगर आपने रिड्यूस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घोटी के नजदीक रहते हो, ठीक है, आप सांगड़ के नजदीक रहते हो, तो आपने देखा होगा कि गैस का बड़ा शोला ऊपर जल रहा होता है। अब ये पॉइजनस गैसेज होती हैं। अब इसको क्या किया जाता है कि जमीन से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ले जाके उनको बर्न किया जाता है, ताकि वो नीचे आते आते इतनी डिफ्यूज होके इतनी डाइल्यूट हो जाएं कि उनका जो पॉइजनस इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। अगर नीचे ही उनको अगर हम जलाना शुरू करेंगे तो अनबर्न्ड जो गैसेज हैं वो डायरेक्टली जो है अपनी जो क्या कहते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा और इजीली जो है पीपल के नाक तक पहुंच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ऊपर ले जाके फिर बर्न करते हैं, तो काफी सारा प्रोपोर्शन उसका जल जाता है। जो थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो नीचे उतरते उतरते हवा में इतना फैल जाता है कि उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, डिफ्यूज होते होते वो फैल जाती है, तो उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या कि वेरियस आइसोटोप। अब देखें, अगर आपके पास गैसियस आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप का मास डिफरेंट होता है, तो मास डिफरेंट है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। तो आइसोटोप का अगर मास डिफरेंट होगा तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस में कोई परेशानी? ओके, थोड़ा हाथ चलाएं बेटा, लिखते जाएं। पहले पहले हाँ ऐसे दिखा करें ताकि पता तो चले कि जिंदा है कि सारे उड़ गए। चले, इसके बाद एक छोटी सी टॉपिक है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। के गैसेस को लिक्विफाई कैसे करते हैं? गैसेस को देखिए, गैसेस में भाई, गैसेस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गैस मॉलिक्यूल में नॉर्मल टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, तो हमने क्या करना है कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करनी है। उसकी दो कंडीशन है, वही कि आपको आइडियल बिहेवियर को रियल बिहेवियर में कन्वर्ट करना होगा। याद है आपको कि भाई आइडियल गैस रियल कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, क्या करें? और कंडीशन शुड बी चेंज कि आइडियल गैस रियल बन जाए। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल को नजदीक लाएगा। लो टेम्परेचर क्या करेगा, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा। जब उनमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी तो गैस खुद ब खुद क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन इज व्हाट, लिक्विफिकेशन इज फिजिकल प्रोसेस और टेक्निक इन विच गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर लिक्विड गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक लाएगा,
लो टेम्परेचर उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा, यानी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है। शेप चेंज होता है, इससे क्या होगा कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होगी, वो डायपोल डायपोल आपकी इंटरेक्शन या लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये सारी फोर्सेस डेवलप होंगी और जो गैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगी। उससे क्या होगा कि गैस लिक्विड हो जाएगी। तो जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि हर गैस का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है अबव विच गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट हाई प्रेशर। ये हर गैस का एक मखसूस टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर। उसके बाद वो गैस जितना भी मर्जी टेम्परेचर यूज करें, वो गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होती। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी अ टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड व्हाट एवर बी प्रेशर अप्लाई टू इट। कि कितना भी हम प्रेशर दे दें, कितना भी प्रेशर दे दें, पर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऊपर होगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो टेम्परेचर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाई एट वेरिएबल प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर कहेंगे। तो द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बात समझ रहे हैं कि भाई ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस को, ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर यानी उसके बाद ना हो, ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर वो आखिरी टेम्परेचर है जिससे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है यूजिंग हाई प्रेशर, उसके आगे उससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो वो जो फाइनल टेम्परेचर है, वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं बेटा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, गैसेस के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर चाहिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसपे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं किससे, उस टेम्परेचर से। तो उस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर चाहिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रेशर को क्या कहेंगे, इस प्रेशर को हम कहेंगे क्या, क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। व्हाइल द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, के क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर चाहिए टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। अब क्रिटिकल प्रेशर पे और क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, What is the volume occupied by 1 mole of gas at its critical pressure and critical temperature? It's called critical volume. It's called critical volume. ठीक है, तो ये 3 चीजें समझ आ रही हैं बेटा, तो 3 चीजें समझ आ रही हैं, ये 3 चीजें समझ आ रही हैं, जल्दी बताएं। ओके, हाईएस्ट कैसे मतलब है, जैसे हाईएस्ट होता है बेटा, यानी ये फाइनल टेम्परेचर है। एक सेकंड में आपको चार्ट में दिखाता हूं, थोड़ा सा इधर आके देखिए, इस चार्ट को जरा देखिए। फॉर ऑक्सीजन गैस -118.75, अगर आप -119 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप अब इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है, यानी अगर हम टेम्परेचर इतना रखेंगे -118.75, तो इस गैस को, ऑक्सीजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड 49.7 atm प्रेशर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर यानी ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। अगर आप क्या करते हो कि टेम्परेचर 100 -119.75 करते हो, तो मुझे बताएं ऑक्सीजन लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी, -119.75 पे ऑक्सीजन लिक्विफाइड होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, मुझे पता था आप चकमे में आओगे, होगी। -118 ज्यादा है, ये कम है, कम टेम्परेचर पे हो जाएगी, इससे ज्यादा पे नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, हो जाएगी सॉरी, क्योंकि ये टेम्परेचर इससे कम है, ठीक है। हाँ, अगर आप, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, अगर आप -117 कर लेते हैं,
-117 कर लेते हैं। अब क्योंकि ये टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी ये फाइनल टेम्परेचर है जिससे ऑक्सीजन को आप लिक्विड कर सकते हो। इसके बाद जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ऑक्सीजन लिक्विड नहीं होगी। अब बात समझ आ रही है? नहीं, आप अब बात समझ आई कि यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो सके, वो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा जिससे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। बात समझ आई अभी बेटा? जल्दी बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कम था। क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? जल्दी बताएं यार। शाबाश 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 शाबाश। ओके ओके ठीक है। तो ये कुछ गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब जितनी पोलर गैस होगी ना, यहाँ पे देखिए अमोनिया पोलर गैस है, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर देखें पॉजिटिव है, यानी वो हाई टेम्परेचर पे भी उसमें हाई टेम्परेचर पे भी अगर आप ज्यादा प्रेशर देते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये पोलर गैस है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा है। जितनी गैस नॉन पोलर होगी तो उसका जो लिक्विफेक्शन टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा? माइनस में होगा। ये बात समझ क्लियर आ रही? क्लियर है बेटा? उसके बाद आते हैं कि भैया जोल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द जोल थॉमसन इफेक्ट? व्हाट इज द जोल थॉमसन इफेक्ट? अब जोल थॉमसन इफेक्ट ये होता है कि अगर आप गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, आपने गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद अगर आप उसको सडनली एक्सपेंड करते हैं, ये वही प्रोसेस है। अगर आपको याद हो, हम पढ़ते हैं कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, पढ़ते हैं ना, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, पढ़ते हैं ना कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, एवापोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस। वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी कि जब गैस को आपने कंप्रेस किया, फिर गैस को आप जैसे ही सडनली कंप्रेस करेंगे, एक छोटी सी नाली से, नोजल से अगर मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे, तो पहले कौन से मॉलिक्यूल स्किप होंगे? जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो वो ज्यादा रश आउट करके बाहर जाएंगे। तो जितने मॉलिक्यूल रिमेनिंग बच जाएंगे, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होती जाएगी, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब इस प्रिंसिपल को जोल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पे आपका एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह काम करता है। ठीक है बेटा? उसके बाद क्या चीज है कि व्हेन a compressed gas is allowed to expand from a region of higher pressure to a lower pressure, कि हमने गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जैसे ही उसको हम सडनली एक्सपेंड करेंगे, यानी उसका ढक्कन खोल लेंगे, तो वहां ढक्कन से इफ्यूजन होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकल रहे होंगे, तो जो मॉलिक्यूल बचते जाएंगे वही बचेंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और गैस का सिलेंडर ठंडा होता जाएगा। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। उससे क्या होता है कि गैस ठंडी होती ठंडी होके फाइनली क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। अच्छा, थ्रू अ nozzle causes fall in temperature. This is known as Joule-Thomson effect. The fall in temperature is proportional to the pressure difference between compressed and expand gas. यानी कितना टेम्परेचर कम होगा वो डिपेंड करता है कि कंप्रेसर कितनी फोर्स से गैस को कंप्रेस करके बाद में गैस को हम एक्सपेंड कितना करेंगे, डिफरेंस कितना है। यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना आपकी कूलिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, कूलिंग ज्यादा होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद एक और मेथड है जिसके जरिए क्या होता है कि गैस कंप्रेस होती है, जिसको लिंक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो उसको जरा डिस्कस करते हैं। वो भी जोल थॉमसन इफेक्ट की तरह ही होता है। अच्छा, थोड़े से ये एलएनजी जो है लिक्विड नेचुरल गैस है, इसमें खाली जो है आपकी मीथेन होती है। एलपीजी जो है इसमें ब्यूटेन होती है। ठीक है, एलएनजी जो है आपकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। ठीक है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है एलपीजी में वो ब्यूटेन होता है। एलएनजी में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। ये फर्क है। अब इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। लिंड, एक साइंटिस्ट था लिंडे जो है, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी प्रिंसिपल जोल थॉमसन इफेक्ट पे है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले गैस को क्या किया जाएगा? व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम, रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर ऑफ एनी गैस टेक्स प्लेस। कि भाई फ्रेश एयर आई
उसको प्यूरिफाई किया गया, ठीक है, उसको यानी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इनटू दिस चेंबर उसको क्या किया जाएगा, प्यूरिफाई, यानी डस्ट वगैरह उसको प्यूरिफाई की गई, फिर उसको 200 ATM पे कंप्रेस किया गया, कंप्रेसर ने उसको क्या किया कि 200 प्रेशर पे कंप्रेस किया, फिर कंप्रेस गैस जो है वो यहाँ से आके इधर जाएगी, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड लगा होगा जो क्या करेगा, जो हार्डनेस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे गैस आके इधर अलो टू एक्सपेंड होगी। अब कंप्रेस कितने पे किया, 200 पे, इधर प्रेशर कितना है, 1 ATM है, तो क्या होगा कि जैसे ही गैस 1 ATM पे एक्सपेंड होगी तो ये जो रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल इधर बची हुई होगी उसमें क्या होगी, कूलिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है बेटा, इसको भी सेव करते हैं। और कुछ है, प्लाज्मा उस दिन हमने डिस्कस किया था। प्लाज्मा क्या होता है, ये प्लाज्मा इसकी हिस्ट्री लिखी है कि विलियम क्रूक्स ने इसको डिस्कवर किया था, ये वो, ठीक है। प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, हाई इलेक्ट्रिसिटी पे जब आप किसी को पावर देंगे तभी जो ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है। एक्सेप्ट सॉलिड लिक्विड, यानी प्लाज्मा आपका कोई भी हो सकता है। दूसरी बात कि 99% जो यूनिवर्स है, 99% यूनिवर्स जो है वो किसकी बनी है, प्लाज्मा की बनी है, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ लेना, हम सीधे जाते हैं एक्सरसाइज पे, एमसीक्यू कर लेते हैं। बस यहाँ पे बताते जाएं क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, भाई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है, तो हेवियर गैस ऑक्सीजन जिसका मास है 32, लाइटर गैस हाइड्रोजन, तो रेडिकल में आंसर आएगा 16, रेडिकल छुड़ाएंगे तो आंसर आएगा 4। तो पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइटर गैस है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, 4:4, नॉट 1:4, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर एग्जांपल ऑफ डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था हमने। द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, और देखें दो चीजें, अगर डेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम मैक्सिमम, डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी कंडीशन इसकी क्या होगी, इनवर्स होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा कब होगा, जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, प्रेशर कम हो टेम्परेचर ज्यादा हो, क्या आंसर होना चाहिए, सी होगा, ठीक है। द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 सेम बिकॉज जिन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास से सेम होंगे, जैसे भाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मास इक्वल टू है इथीन के, तो इनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होंगे, सेम होंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, इससे अगर N2O भी मिला ले तो इन तीनों गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सेम होगा। किस वजह से सेम है, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास, इसको भी सेव करते हैं। नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ गैस विद थ्योरेटिकली जीरो कहां पे होगा, 0 केल्विन, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है बेटा। इसके बाद रियल गैस रीचेज आइडियल बिहेवियर एट, सही है, डी होगा। हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर गैस जो है आपकी, जो रियल गैस है वो क्या शो करेगी, आइडियल बिहेवियर शो करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें बेटा, which one of the following statement is incorrect about gas molecules, they have large spaces, सही है, incorrect बताना है, they possess kinetic energy, सही है, their pollutants are elastic, सही है, और their molar mass depends upon temperature, ये गलत है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, डी है, आंसर क्या होगा, डी होगा। If the Kelvin temperature of an ideal gas increases to a double, कि भाई वॉल्यूम की बात है कि हमने केल्विन टेम्परेचर डबल किया, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डबल हो जाएगा, एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर हाफ किया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो 4V होना चाहिए, यानी डी होगा 4 टाइम, डी होगा 4 टाइम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4, कहाँ पे होगा, एसटीपी पे, एसटीपी की कंडीशन देखें,
0 डिग्री सेल्सियस 1 atm A होगा। अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम देन सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों का मास लिखेंगे 64 हेवियर गैस, 16 रेडिकल में आएगा 4, रेडिकल छुड़ाएंगे तो आएगा 2 टाइम्स। सही है बेटा, सही है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है।